आज हम बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान की, और इस रसायन विज्ञान में भी आज हम बात करेंगे द्रव्य यानी पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। वैसे तो आप देखते होंगे कि जो पदार्थ हैं, जो द्रव्य हैं, उनकी विशेष अवस्थाएं होती हैं। जैसे अगर हम अवस्था की बात करें, आपने ठोस का नाम सुना होगा, आपने द्रव का नाम सुना होगा, आपने गैसों का नाम सुना होगा। आप कुछ विशेष की बात करें तो आपने प्लाज्मा का नाम सुने होंगे, आप बीईसी का नाम सुनेंगे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कल मैंने भौतिक के आधार पर भी वर्गीकरण किया, कल ही मैंने रसायन के आधार पर भी वर्गीकरण किया था। तो हम बात करने वाले हैं बेटा किन की, हम बात करेंगे द्रव्य की अवस्था के बारे में। किसकी बात करेंगे भैया? हम बात करने वाले हैं द्रव्य की अवस्था, ठीक ना? द्रव्य की अवस्था के बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। अगर भैया हम द्रव्य की अवस्था की बात करें तो द्रव्य की मुख्यतः 3 अवस्थाएं पढ़ाई जाती हैं, लेकिन अवस्थाएं हो गई हैं अब कितनी? 5 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं हैं? 5 अवस्था है। अगर 5 अवस्था की बात करें भैया, तो 5 अवस्था कौन कौन सी है? जरा आप सभी लोग ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिएगा, है ना। हम बात करते हैं द्रव की अवस्थाओं के बारे में। तो द्रव की मैंने कहा कि आपसे कितनी अवस्था है भैया? 5 अवस्थाएं हैं। पहली जो अवस्था है उसे हम लोग ठोस अवस्था कहते हैं। पहली अवस्था का नाम ठोस अवस्था है। दूसरी है द्रव, तीसरी है गैस, चौथी है प्लाज्मा, चौथी है प्लाज्मा, और पांचवी है भैया कौन सी? पांचवी है बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। कौन सी है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। यह भी एक पदार्थ की अवस्था होती है। इसको किसने दिया? तो इसको सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन महोदय दोनों लोगों ने मिलकर के इस सिद्धांत को देने का कार्य किया था, ठीक। अब हम एक एक की चर्चा करेंगे, एक एक पर बात करते हैं, एक एक पर हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहले आप मेरे साथ में हेडिंग बनाना, क्या? एक हेडिंग बनाएंगे ठोस यानी कि सॉलिड अवस्था। ये जो सॉलिड अवस्था है भैया, यह सॉलिड अवस्था कैसे काम करती है, किस तरीके से बिहेव करती है, इसकी कुछ खास विशेषताएं होती हैं। इनकी कुछ खास विशेषता होगी। क्या होगी खास विशेषता भैया? तो ध्यान से सुनिए। पहली बात तो एक आप चित्र बनाएंगे हमारे साथ में आकर के, मिल करके एक चित्र बनाएंगे सभी में, ठोस में, द्रव में, और किस में भैया? गैस में। देखो इसके जो अणु हैं बहुत दूर दूर हैं, इसके जो कण हैं, परमाणु हैं, बहुत दूर दूर हैं। इसके कण परमाणु क्या है भैया? थोड़े से पास पास में हैं। और इसके कहाँ हैं? इसके और भी अधिक नज़दीक में हैं। इसके क्या हैं? और भी अधिक नज़दीक में हैं। हम इनकी बात करेंगे कि इनकी बात में हमें क्या समझनी है। तो इसमें सबसे पहले हमको समझना ये है कि जो ठोस के कण होते हैं, जो ठोसों के पार्टिकल होते हैं, जो परमाणु होते हैं, यह बहुत नज़दीक होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। पहली खास बात है ना, पहली खास बात। यानी कि इनका आकार कैसा होता है ठोसों का? ठोसों के अगर हम आकार की बात करें तो आकार एवं आयतन दोनों इसका निश्चित होता है। क्या? आकार एवं आयतन दोनों इनका निश्चित होगा। पहली बात, इनका आयतन और आकार निश्चित है। अब देखिए द्रव की बात करें तो द्रव में क्या होगा? द्रव का केवल और केवल क्या निश्चित होता है? आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता। आप जिस आकार में रखोगे वही आकार यह क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। जैसे मान लो द्रव है, द्रव में मैंने कहा कि पानी है, पानी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। जो लोग शराब पीते हैं, शराब ग्लास में रखोगे तो ग्लास के आकार का हो जाएगा।
किसी अन्य पात्र में रखोगे तो अन्य पात्र के आकार का हो जाएगा। यानी कि इसका आकार कैसा है बेटे, आकार इसका अनिश्चित होगा। क्या होगा, आकार इसका अनिश्चित होता है, ठीक ना। इसका आकार अनिश्चित और आयतन इसका क्या होगा, आयतन इसका निश्चित होगा। इसके वॉल्यूम जो होंगे निश्चित होंगे। अगर हम गैस की बात करें, इसका आकार और आयतन दोनों क्या होगा, दोनों अनिश्चित होते हैं। दोनों क्या है भैया, अनिश्चित हैं। इन कोई निश्चित यह नहीं है। यानी कि जिस आकार में रखोगे वही आकार ग्रहण कर लेगा और जिस आयतन में रखोगे वही आयतन को भी यह क्या करता है बेटे, ग्रहण कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हम बात करते हैं यह जो ठोस है, यह जो ठोस है, तो ठोसों की अगर मैं बात करूं, आप केवल समझते चलिए, लिखने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि नोट्स आपको, हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा आज ही, ठीक। अभी आपको कुछ ही समय में आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएगा। चलो मैं बात करता हूँ किन की, मैं बात करता हूँ किन की भैया। अब बात करें ठोस की, तो ठोस के कण बहुत पास पास में है, बहुत नज़दीक नज़दीक में है। जब यह नज़दीक हैं तो इन कणों के बीच में, इन परमाणुओं के बीच में क्या है, अंतरा आणविक बल कार्य करता है। कौन सा बल काम करता है, तो अंतरा आणविक बल कार्य करता है। अंतरा आणविक बल अधिक होने के कारण से इनके कण आपस में बहुत नज़दीक होते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, बहुत ही पास, बहुत ही नज़दीक होता है। यानी कि इनके कणों के बीच में आकर्षण बहुत होगा, यानी कि ग्रेविटी बहुत होगी। अब देखो इनके क्या कणों के बीच में खाली स्थान है क्या बेटा, तो इनके कणों के बीच में खाली स्थान भी नहीं होता। इन कणों के बीच में खाली स्थान नहीं होगा। अगर हम बात करें इनके आकर्षण की, तो आकर्षण का बल इनके अंदर क्या है भैया, आकर्षण का बल इनके अंदर बहुत अधिक होगा। दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात की अगर हम बात करें, क्या इनके अणु, इनके परमाणु गति करते हैं, तो इनके अणु, इनके परमाणु गति नहीं करते। यानी कि इनमें गतिज ऊर्जा भी क्या होगी भैया, गतिज ऊर्जा भी अनुपस्थित है। क्या है, गतिज ऊर्जा इनके बीच कम पाई जाती है। अब देखो, क्या इस ठोस पदार्थ को आप दबा पाओगे, यह इसी को दबा पाना, या इसी को हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी यानी कि संपीड्यता कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बाबू, संपीड्यता के नाम से जानते हैं, ठीक। इसी को हम संपीड्यता कहते हैं। यानी कि कंप्रेसिबिलिटी इसमें क्या होगी, कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो इसमें कंप्रेसिबिलिटी, दबाव क्या होगा, कम होगा। यानी कि इसको पीट करके हम चादर भी बना सकते हैं। किनको, इन्हीं को पीट कर हम चादर बनाया जा सकता है। तो ठोसों के यह गुण होते हैं। ठोसों के यह क्या है भैया, गुण हैं। इनकी अणुओं के बीच में गतियां भी नहीं पाई गई थी। अब देखो इसका आकार एवं आयतन, आकार तो अनिश्चित है लेकिन आयतन कैसा है बेटे, निश्चित है। अब जब आयतन निश्चित है, आयतन निश्चित होने के कारण से इसमें आप देख पाओगे कि इनके कणों के बीच में गतियां इससे अधिक हैं। यानी कि गतिज ऊर्जा इससे अधिक होगी किसमें, द्रव में, और इससे भी अधिक होगी किसमें, गैस में। यानी कि गतिज ऊर्जा इसमें सबसे कम, इसमें इससे अधिक, इसमें सबसे अधिक गतिज ऊर्जा पाई गई। ये हुई बात। आगे देखो, ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि इनके कणों के बीच आणविक बल, अंतरा आणविक बल, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, इनसे अधिक नहीं होगा, इनसे कम होगा। इसीलिए तो इनके कण आपस में इधर से उधर आ जा रहे हैं। आगे देखो, इनसे भी कम किसमें है, इनसे भी कम इसमें पाया गया गैसों में। अंतरा आणविक बल इसमें भी कम पाया गया। अब देखो ध्यान से, आकर्षण का बल कम हो गया। ठोस की तुलना में अणु गतिशील नहीं है और ठोस की तुलना में अणु के बीच खाली स्थान भी अधिक हो गया है। अब देखो संपीड्यता की बात करें, इनके अंदर संपीड्यता बिल्कुल भी नहीं थी, इनको दबाया नहीं जा सकता था, लेकिन इनको इनसे अधिक मात्रा में हम दबा सकते हैं। यानी कि इनको कंप्रेस कर सकते हैं, दबाव दे सकते हैं। अब देखो इससे भी तो अधिक कंप्रेसिबिलिटी किसमें हो जाएगी, गैस में हो जाएगी। यानी कि संपीड्यता पाई जा रही है बेटे, किसमें, संपीड्यता सबसे अधिक पाई जा रही है गैसों में। किन में पाई जा रही है बेटे, गैसों में संपीड्यता अधिक पाई जा रही है। और
अब देखो, ये जो ठोस वस्तु है, ठोस वस्तु का घनत्व तो उच्च होता है। हमने बात की घनत्व की, डेंसिटी की, इनका जो घनत्व होगा भैया, घनत्व अधिक होता है ना, घनत्व अधिक होगा। इससे कम घनत्व किनका है? इससे कम घनत्व द्रव का है। और इससे भी अधिक कम घनत्व किनका है? तो गैसों का घनत्व तो कम होता है। यही इसमें आपको अंतर को समझना है और इसी अंतर के साथ में द्रव्य की परिभाषाएं समाप्त होती हैं। यानी कि 3 परिभाषा आपने देखी, ठोस को देखा, द्रव को देखा, गैस को देखा। अब मैं बात करूंगा किन की? अब मैं बात करने वाला हूं प्लाज्मा की। किन की बात करूंगा बेटे? प्लाज्मा की बात करूं। जब भी कभी क्या किया जाए, इलेक्ट्रॉन को किसी भी स्थान से निकाल दिया जाए, जैसे आपने ट्यूबलाइट देखा होगा। क्या देखे बेटा? ट्यूबलाइट देखे हैं। ट्यूबलाइट की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है, ट्यूबलाइट में नियॉन बल्ब में क्या किया जाता है, यह एक प्रकार की प्लाज्मा की अवस्था मानी जाती है। कैसी अवस्था है? द्रव्य की प्लाज्मा की अवस्था होती है। और विद्युत के प्रवाहित होने पर यहाँ पर आयनीकृत हो जाते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन। जब भी मैंने कहा कि इसमें आप क्या करिए, विद्युत का प्रवाह करिए बेटे। क्या करिए? इसमें विद्युत का प्रवाह करिए। जब आप इसमें विद्युत का प्रवाह करने पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और यह पदार्थ कैसा हो जाएगा? चमकीला हो जाता है। कैसा होगा? चमकीला होगा। और चमकीला होने के कारण से, कैसे? चमकीला होने के कारण, चमक जब पैदा हो जाएगी, चमकीला होने के कारण से इस पदार्थ में चमक आ जाती है, या प्रकाश में, इसमें प्रकाश आ जाता है बेटे। क्या हो जाएगा? प्रकाश आ जाएगा। और यही प्रकाश का चमकना ही किसी पदार्थ का प्लाज्मा की चौथी अवस्था मानी जाती है। प्लाज्मा की क्या है? चौथी अवस्था मानी गई। अगर हम बात करें इसमें, आपको एक वैज्ञानिक को याद रखना, जैसे सर विलियम क्रूक्स ने इस अवस्था की क्या की थी? पहचान की थी 1879 में। कब किया था? 1879 में। 1879 में सर विलियम क्रूक्स ने, किसने भैया? क्रूक्स ने इस अवस्था की पहचान किए थे। क्रूक्स महोदय इस अवस्था की पहचान किए। अब देखो, इसका नामकरण किसने किया था? तो नामकरण करने वाले वैज्ञानिक 1928 में। कब? 1928 में लेगम्यूर महोदय हैं। प्रश्न पूछा जाता है बेटा, है ना। लेगम्यूर महोदय ने इनकी क्या की थी भैया? तो इनका नामकरण किया था। पहचाना किसने? विलियम क्रूक्स महोदय ने। अब देखो, हम बात करने वाले हैं बीईसी की, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की। यह हवा के कणों की माप करता है। किनके? हवा के कणों के अणुओं की माप करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें विशेष कुछ नहीं याद रखना है। सबसे पहली बात याद रखनी है, सर सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर यह सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक ना। सत्येंद्र नाथ बोस एक नाम है, और एक नाम है बेटा आइंस्टीन। क्या नाम है? आइंस्टीन महोदय। 2 नाम आपको क्या करने हैं बेटा? याद रखने हैं। कितने नाम? 2 नाम। इन्हीं के नाम पर यह पदार्थ की 5वीं अवस्था बनी है, ठीक ना। आगे हम बात करें किनकी? द्रव्य में अवस्था का जो परिवर्तन होता है। किसका? द्रव्य में अवस्था का परिवर्तन की अगर मैं बात करूं तो द्रव्य में अवस्था के परिवर्तन के लिए क्या क्या 3-4 चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं भैया, ध्यान से सुनिए, जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो द्रव्य में अवस्था के परिवर्तन के लिए कुछ विशेष बातें, जैसे कोई भी द्रव्य हो, है ना, कोई भी द्रव्य है, जैसे सपोज करिए, जैसे आपको सपोज करना है, मानना है यह कोई ठोस वस्तु है। ठोस वस्तु है। ठोस को आप किस में करिए भैया? ठोस को आप द्रव में परिवर्तित करिए, और द्रव को आप किस में करिए बेटा? द्रव को आप परिवर्तित करिए गैस में। किस में परिवर्तित करना है आपको? गैस में इनका परिवर्तन करना है। जैसे देखो, ध्यान से समझो मेरी बात को। मैंने कहा ठोस, द्रव और गैस क्या है?
ठोस, द्रव और गैस। एक तो आपका ठोस हो जाएगा, एक तो ठोस है, दूसरा आपका द्रव है, और तीसरा है आपका बेटा जी क्या, गैस है। ठीक ना, एक तो ठोस, एक तो द्रव, एक तो गैस। अब देखो ध्यान से समझो मेरी बात को, अब जरा ध्यान से समझना मेरी बातों को। अगर हम बात करें किसी ठोस को द्रव में परिवर्तित करना है, किसी ठोस को द्रव में परिवर्तित करना है, और किसी द्रव को किस में परिवर्तित करना है, गैस में परिवर्तित करना है। किसी गैस को किस में परिवर्तित किया जाए, द्रव में परिवर्तित किया जाए, और किसी द्रव को किस में परिवर्तित किया जाए भैया, तो ठोस में परिवर्तित किया जाए। अब देखो डायरेक्ट किसी ठोस को किस में परिवर्तन किया जाए, किया जाता है गैस में, और किसी गैस को सीधे किस में परिवर्तित किया जाए, तो किया जा सकता है ठोसों में। ठीक ना, यहाँ से हमारा एग्जामिनर हमसे अच्छा प्रश्न पूछता है। ठीक, देखो जब आप कभी ठोस को द्रव में परिवर्तित करें, किस में करें, ठोस को द्रव में परिवर्तित करते हैं। ठोस को द्रव में परिवर्तित करने को गलन कहते हैं, गलनांक बिंदु कहते हैं, या इसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहेंगे भैया, इसको हम गलन कहते हैं, या हम इसे मेल्टिंग बोलते हैं। अब देखो गलन कब होगा, ठोस से द्रव में परिवर्तित हुआ तो यह गलन बिंदु हुआ, गलनांक बिंदु हुआ। द्रव से गैस में परिवर्तित हुआ तो वो वाष्पीकरण कहलाता है बेटे। क्या कहलाएगा बाबू, वाष्पीकरण कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाएगा। वेपोराइजेशन कहलाता है, वेपोराइजेशन कहलाएगा, इसे आपने वेपोराइजेशन बोला। जब कभी गैस को किसमें परिवर्तित किया जाए, जब कभी गैस को द्रव में परिवर्तित करें, हम कहाँ पर करें, जब किसी गैस को द्रव में परिवर्तित करें तो इसी को कहा जाता है बेटे क्या, संघनन, कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे, इसको हम संघनन बोलते हैं, संघनन, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन बोलेंगे। जब कभी द्रव को ठोस में परिवर्तित करें इसे कहते हैं फ्रीजिंग करना, या हम इसे जमना भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, जमाना या जमना। इसे हम फ्रीजिंग बोलते हैं, इसे हमने क्या नाम दिया भैया, फ्रीजिंग नाम दे दिया। अब देखो डायरेक्ट ठोस से गैस में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन कहलाएगा, सब्लिमेशन। इन्हीं को कहते हैं क्या, सब्लिमेशन। और यह गैस से सीधे ठोस में आए तो रिवर्स सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन उत्क्रमण बोलते हैं। ऊर्ध्वपातन उत्क्रमण बोला जाता है। ठीक ना, इसको हम ऊर्ध्वपातन उत्क्रमण भी बोलते हैं। समझ गए भैया, हम उम्मीद करेंगे कि आपको यह बात हमारी समझ में जरूर आई होगी। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं द्रव्यों का, पदार्थों का वर्गीकरण कैसे किया जाएगा। आगे हम बात करेंगे किनकी, द्रव्य के, पदार्थ के वर्गीकरण की। तो द्रव्य पदार्थों का वर्गीकरण की बात करने वाले हैं।
तो नोट बनाएंगे द्रव्य का वर्गीकरण, द्रव्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करेंगे, यानी कि द्रव्य या पदार्थ का जो वर्गीकरण है वह वर्गीकरण किस टाइप से, किस प्रकार से किया जाता है। तो इनका जो वर्गीकरण है दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है अशुद्ध यानी कि मिश्रण। एक कौन होगा भैया, एक होता है शुद्ध, एक होगा अशुद्ध यानी कि मिश्रण की प्राप्ति करते हैं। एक का नाम शुद्ध हुआ, एक का नाम अशुद्ध हुआ, तो शुद्ध किसको कहोगे, जरा ध्यान से सुनना। एक है शुद्ध, एक है अशुद्ध। एक है शुद्ध पदार्थ, एक है अशुद्ध पदार्थ। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर सब्सटेंस, तो एक में लिखेंगे शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस, और एक है मिश्रण यानी मिक्सचर। मिक्सचर यानी कि मिश्रण की बात करेंगे। एक मैंने कहा कि प्योर है, शुद्ध है, शुद्धता है। शुद्ध पदार्थ किसको कहोगे, शुद्ध पदार्थ हम उनको कहते हैं जिनमें कोई मिश्रण ना पाया जाए, प्योर सब्सटेंस हो। जैसे अगर हम बात करें शुद्ध पदार्थों की, तो हमारे शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं बेटा। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होंगे। दो प्रकार कौन से हैं इनके, इनके दो प्रकार कौन से हैं, जरा ध्यान से सुनिए। अगर हम इनके भी दो प्रकारों की बात करें बेटा, तो इनके दो प्रकार कौन से होते हैं, तो इनके एक प्रकार का नाम होगा क्या, एक प्रकार को आप कहते हो, ध्यान से सुनिए, एक को कहते हो तत्व और एक को कहते हो यौगिक। क्या बोलोगे भैया, एक को तत्व बोलते हैं, एक को तत्व बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। एक को तत्व बोलोगे, एक को यौगिक बोलते हो, कंपाउंड बोलते हो, ठीक ना। एक को आपने यौगिक बोला यानी कि एक को आपने कंपाउंड बोला, एक को यौगिक बोल दिया और एक को तत्व बोला। अब यह भी दोनों अलग अलग भागों में बंटते हैं, अलग अलग भाग में दोनों बटेंगे। जैसे अगर मैं आपको बताऊं बेटे, ध्यान से सुनिए, है ना, जैसे अगर मैं आपको बताऊं यह भी अलग अलग भागों में बट रहे हैं, यह इनके अलग अलग भाग क्या होते हैं। अब देखो ये जो तत्व है, एलिमेंट है, तत्व एलिमेंट तत्व आपके कई प्रकार के होते हैं। जैसे अगर मैं तत्व की बात करूं भैया, तो तत्व आपके तीन प्रकार के हैं। एक को कहा जाता है धातु, क्या बोलते हैं मेरे भाई, एक को हम कहते हैं धातु यानी कि मेटल, क्या बोलते हैं, मेटल। दूसरे को कहते हैं अधातु, अधातु, इसे हम कहेंगे नॉन मेटल, नॉन मेटल। और तीसरा है उपधातु, मेटेलॉयड। तीसरा कौन सा है बेटा, मेटेलॉयड है। अब हम बात करें यौगिक की, तो यौगिक भी आपके दो टाइप के हैं, दो प्रकार के हैं। एक का नाम है कार्बनिक यौगिक, एक का नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक का नाम है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एक को कह रहे हो कार्बनिक यौगिक, ठीक ना,
एक को कहा जाता है भैया कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें केवल और केवल कार्बन हो, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक है आपका अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक है, इसे आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। एक को आपने ऑर्गेनिक बोला, एक को आपने इनऑर्गेनिक बोला। अब देखो हम बात करेंगे किन की, हम बात करेंगे मिश्रण की। तो मिश्रण भी आपके दुई प्रकार के होते हैं। कितने होंगे? दुई प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समांगी मिश्रण। क्या होगा भैया? एक का नाम है समांगी मिश्रण, एक का नाम है समांगी मिश्रण, होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर। और एक को कहते हैं विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। एक को कहेंगे होमो और एक को कहेंगे हेट्रो। एक को कहेंगे होमोजीनियस और एक को कहते हैं हेट्रोजीनियस। अब देखो क्या आपको इतनी बातें समझ में आई? मैंने कहा द्रव्य का वर्गीकरण सबसे पहले दो भाग में हो रहा है, एक शुद्ध पदार्थ, एक मिश्रण यानी कि अशुद्ध है। अशुद्ध का मतलब ये है कि उसमें किसी दो चीज़ों का मिश्रण कर दिया गया है। अब मैंने इनको दो भागों में बांटा शुद्ध पदार्थों को, एक तो तत्व हुआ, एलिमेंट हुआ, दूसरा यौगिक यानी कंपाउंड हो गया। तत्व की बात करें तो इसमें एक चीज आपको धातु को पढ़ना है, दूसरा अधातु पढ़ना है, तीसरा उपधातु पढ़ना है। इसकी बात करें तो इसमें आपको कार्बनिक यौगिक पढ़ने हैं, अकार्बनिक यौगिक पढ़ने हैं। मिश्रण की मैं बात करूं तो इसमें आपको समांगी मिश्रण होमोजीनियस मिक्सचर की बात करनी है और विषमांगी मिश्रण हेट्रोजीनियस की बात करनी है। यानी कि हमको आपको पढ़ना होगा बेटे, है ना। अब आपको हो सकता है और बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा होगा, ज़्यादा बड़ा हो गया, कट जा रहा, ठीक ना। चलो खैर कोई बात नहीं, इसी पर काम चलाओ। आगे बात करते हैं हम एक एक शब्द की, एक एक शब्द पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शुद्ध पदार्थ की। किन की बात करेंगे बेटा जी? हम शुद्ध पदार्थ की बात करते हैं, ठीक ना। पहले शुद्ध पदार्थ की बात करेंगे, फिर एलिमेंट तत्व की बात करें, धातु अधातु धातु की बात करें। यह जो टॉपिक है बेटा, यहाँ से आपका अच्छा बेहतरीन शानदार प्रश्न पूछा जाता है। और इसी के साथ एक बेहतरीन सुंदर टॉपिक होता है हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से। जैसे आप सभी लोग अम्ल पढ़ते हो, क्षार पढ़ते हो, लवण पढ़ते हो, यहाँ से भी बढ़िया प्रश्न पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर के हम लोग थोड़ा सा अच्छे से इन्हीं दोनों टॉपिक को कवर करेंगे, जहाँ से हमको मास्टर नहीं बनना है, हमको नौकरी लेना है, कंपटीशन क्वालिफाई करना है। और कंपटीशन क्वालिफाई करने की जो सही रणनीति होती है वह यही होती है ना। वो कौन सी होगी? वह हमारी यही होती है। आगे की ओर हम चलते हैं। आगे हम बात करते हैं बेटा किन की? आगे हम बात करेंगे शुद्ध पदार्थ की। किन की बात करने वाले हैं बाबू? हम बात करेंगे शुद्ध पदार्थ की। तो आप हेडिंग बनाना मेरे साथ, मेरे लाल एवं मेरे लाली। तो शुद्ध पदार्थ, ठीक ना, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, प्योर सबस्टेंस, शुद्ध पदार्थ प्योर सबस्टेंस की हम बात करेंगे। किन की बात करें हम? प्योर सबस्टेंस की बात करेंगे। देखो किसी द्रव्य में उपस्थित सभी कण जब एक ही रूप के हों, समान हों,
यानी कि रासायनिक रूप से जब यह सेम हो, समान हो, इसे हम शुद्ध कहते हैं, शुद्ध द्रव्य कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। क्या बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ कहेंगे। तो नोट करेंगे इसमें, किसी द्रव्य में उपस्थित सभी कण जब रासायनिक रूप से समान होते हैं, किसी द्रव्य में उपस्थित जब सभी कण, किसी द्रव्य में उपस्थित, किसी द्रव्य में उपस्थित सभी कण, रासायनिक रूप से उपस्थित सभी कण रासायनिक रूप से समान होते हैं, समान होते हैं, तो इन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो इनको हमने क्या कहा भैया? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब देखो, इसी के हम साथ बात करेंगे तत्व की, यानी कि एलिमेंट की। किन की बात करेंगे बाबू? अब हम लगे हाथ यहीं पर ही चर्चा करेंगे तत्वों की, यानी कि एलिमेंट की। तत्व क्या हैं? एलिमेंट क्या हैं? तत्व क्या होंगे? एलिमेंट क्या होंगे? तो आप दूसरी हेडिंग बनाना भाई मेरे साथ में, तत्व यानी कि एलिमेंट। तत्व एलिमेंट की बात करेंगे। तत्व क्या होंगे? एलिमेंट क्या होंगे? जब भी आप हम तत्व की बात करते हैं, एलिमेंट की बात करते हैं, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप होता है। क्या होगा? तत्व यानी एलिमेंट किसी भी पदार्थ का, किसी भी द्रव्य का वह मूल रूप होता है, जिसे किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाते हैं। यानी कि ऐसा वह पदार्थ का ऐसा रूप, ऐसा फॉर्म, जिसको किसी भी रूपों में रासायनिक रूप से उनका विभेदन ना किया जा सके, उनको हम तत्व कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। जैसे आप सभी लोग जानते होंगे, ऑक्सीजन का नाम आपने सुना होगा, नाइट्रोजन का नाम सुना होगा, चांदी का नाम सुना होगा, कॉपर का नाम सुना होगा, इत्यादि प्रकार के यह सब के सब हमारे क्या हैं बेटा? यह सभी के सभी तत्व कहलाते हैं। यह सब के सब क्या हैं? तत्व कहलाते हैं। और तत्वों का जो वर्गीकरण होता है वह धातु, अधातु, उपधातु के रूप में करते हैं। तो तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप होता है, तत्व पदार्थ के वे मूल रूप होते हैं, तत्व पदार्थ के वे मूल रूप होते हैं, जो रासायनिक रूप से विभेदित नहीं हो सकते, जो रासायनिक रूप से विभेदित नहीं हो सकते, विभेदित नहीं हो सकते, तत्व कहते हैं, तत्व कहलाते हैं। इनका वर्गीकरण, जैसे उदाहरण भी लिख लेते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, चांदी, कॉपर,
इत्यादि। ठीक ना। आगे हम बात करेंगे इनका वर्गीकरण निम्न होता है। इनका वर्गीकरण निम्नलिखित होगा या निम्न होगा, है ना। आगे आओ मैं बात करता हूँ आपके साथ में बेटे किन की। आगे मैं बात करता हूँ सबसे पहले इनका जो तत्व होगा वह होता है बाबू कौन सा। उसे तो हम लोग जानते हैं किस नाम से। पहला ही नाम है इनका क्या। इनका नाम पहला है तो इनको हम जानते हैं धातु के नाम से। किस नाम से? धातु के नाम से, यानी मेटल के नाम से। इन्हें हम जान रहे हैं धातु के नाम से। ये जो धातुएं हैं इनकी क्या खास विशेषता है? अगर मैंने कहा कि धातु है तो उसके कुछ अपने गुण होंगे, कुछ कर्म होंगे। तो धातु सबसे पहली बात यह प्रकाश का परावर्तन कर देती है। क्या कर रही है? यह प्रकाश का परावर्तन करती है और चमकीली होती है। किसके कारण से? परावर्तन के कारण से। देखो यह प्रकाश का परावर्तन करती है, प्रकाश का परावर्तन करती है, प्रकाश का परावर्तन करेगी। दूसरी बात यह चमकीली होती है। यह कैसी है बेटा? धातुएं चमकीली होती हैं। धातुएं चमकीली हैं तो इसके साथ ताप एवं विद्युत की यह क्या होती है? सुचालक होती है। ताप एवं विद्युत का क्या है? सुचालक होती है। ताप और विद्युत का यह सुचालन करती है, अच्छा सुचालन करती है। ताप एवं विद्युत का सुचालन करती है। ताप एवं विद्युत का यह सुचालन करती है। और इसमें महत्वपूर्ण बात है इनके अंदर डक्टिलिटी यानी तन्यता के गुण पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? इनके अंदर तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का मतलब इनको ताना जा सकता है या हम कहें इनको खींचा जा सकता है पीट करके। तन्यता के गुण भी पाए जाते हैं। इनके अंदर कौन सा गुण पाया गया? इनके अंदर तन्यता का गुण पाया गया। डक्टिलिटी अंग्रेजी में बोली जाती है। इन्हीं को हम डक्टिलिटी बोलते हैं। जैसे मान लो आपको कॉपर दे दिया जाए, सोना दे दिया जाए, चांदी दे दिया जाए, आप इन तत्वों को पीट करके, इन धातुओं को पीट करके एक लंबा तार बना सकते हैं। अगर हम इसी में बात करते हैं बेटा किन की, अगर हम बात करें इनमें तो धात्विक चमक भी होती है, इसे ही हम लस्टर कहते हैं। इनके अंदर धात्विक चमक भी पाई जाती है। इनके अंदर क्या है भैया? धात्विक चमक भी पाई गई। अब मैं बात करूं किन की, सामान्य कमरे के ताप पर यह ठोस अवस्था में होती है। ठीक ना। अगर सामान्य कमरे के ताप की बात करें, कमरे के ताप पर
ठोस अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में होती है। किसी भी सामान्य कमरे के ताप पर यह कैसी होगी, ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। क्या हैं? इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे मरकरी और गैलेनियम। क्या हो गया? मरकरी और गैलेनियम को छोड़ दिया जाए, यह द्रव अवस्था में पाई जाती है। मरकरी और गैलेनियम, मरकरी और गैलेनियम यह द्रव लिक्विड फॉर्म में उपस्थित होती है। आगे हम बात करें, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। कैसी होंगी भैया? यह कठोर होगी। ठीक, धातुएं कैसी हैं भैया? यह कठोर होती हैं। धातुएं कैसी होंगी? कठोर होंगी। अगर कठोर है, इसमें कुछ मुलायम भी धातुएं होती हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा किनका, 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 सोडियम, पोटेशियम, लिथियम का। किसका? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ठीक ना? सोडियम का नाम सुना होगा, पोटेशियम का नाम सुना होगा और लिथियम का भी नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। यानी कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम इत्यादि यह सब के सब कैसी हैं बेटा? यह सभी के सभी कैसी हैं? यह अपवाद है, इनके कठोर नहीं है। यह एक अपवाद है भैया। ये इनके अपवाद हैं। अब हम एक लाइन और इसमें बताना चाहेंगे, धातुओं का जो द्रव्यमान घनत्व होता है वह उच्च होता है। इनका जो द्रव्यमान का घनत्व होगा, द्रव्यमान का घनत्व, द्रव्यमान घनत्व द्रव्यमान घनत्व कैसा है बेटा जी? इनका उच्च होता है, हाई होता है। ठीक ना? तो इतनी बातें हम उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी और इसके बाहर से आपका कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक, आगे हम बात करने वाले हैं किन की? आगे हम बात करते हैं इनके उदाहरण की। जैसे हम बात करें सोना, चांदी, लोहा, तांबा। किन की बात करें? सोना, चांदी, लोहा, तांबा की भी मैं बात करूंगा। ठीक, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, सोना हुआ, चांदी हुआ, लोहा हुआ, तांबा हुआ इत्यादि। ठीक ना? सोना, चांदी, लोहा, तांबा इत्यादि यह सब इसके क्या हैं? उदाहरण के तौर पर आते हैं। और धातुओं का जो गलनांक और क्वथनांक बिंदु होता है बेटे, वह उच्च होता है। कैसा होगा? धातुओं का गलनांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु कैसा होता है मेरे भाई? ऊंचा होता है, उच्च होता है। ठीक, तो चलिए अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं। जैसे आपको 1 ग्राम सोना दिया जाए, क्या दिया जाए बेटे? 1 ग्राम का सोना दिया जाए। 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम गोल्ड देने से आप इसको कितना लंबा तार बना सकते हैं? तो आप इसको 1 ग्राम सोने से, यदि आपको 1 ग्राम सोना दिया जाए तो कितना लंबा तार आप बना सकते हैं? इसको पीट करके तो आप एक लंबा तार बना सकते हैं 2 किलोमीटर तक का। कितना? 2 किलोमीटर लंबा तार बना पाएंगे। अगर मैं आपको 100 ग्राम चांदी दे दूं बेटा, क्या कर दूं? 100 ग्राम चांदी दे दूं, यानी कि सिल्वर दे देता हूं। 100 ग्राम चांदी यानी सिल्वर दे दूं तो आप मुश्किल से 200 मीटर का ही तार बना सकते हैं। क्या? 200 मीटर का तार बना देंगे।
और मैंने कहा कि आपको 1 ग्राम गोल्ड दिया जाए तो आप 2 किलोमीटर तक का क्या कर सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबा वायर या तार खींच सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये आपसे प्रश्न बनाया जा सकता है, पूछा जा सकता है, बेहतरीन प्रश्न बनेगा, है ना। क्यों? क्योंकि इनके अंदर तन्यता यानी कि डक्टिलिटी का गुण पाया गया। आगे हम बात करते हैं अगले पेज पर, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं बेटा किन की, हम बात करेंगे अधातु की। किन की बात करेंगे भैया, हम बात करते हैं अधातु की, नॉन मेटल की। किन की बात करूंगा मैं, अधातु नॉन मेटल। अधातु नॉन मेटल, जो धातु नहीं है, अधातु नॉन मेटल की हम बात करने वाले हैं। ठीक ना। ये देखो अधातु है, नॉन मेटल है। जब हम अधातु नॉन मेटल की बात करते हैं बेटा, है ना, अधातु की बात करेंगे, नॉन मेटल की बात करेंगे, तो आइए देखते हैं इसमें हम क्या बात करने वाले हैं बेटा, है ना। इनमें हम क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट बात करनी है, यह धात्विक चमक नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाएगी, प्रकाश का परावर्तन नहीं करेगी, न धात्विक चमक होगी, न प्रकाश का परावर्तन करेगी। यह विभिन्न रंगों की होती है। इसमें धात्विक चमक नहीं पाई जाती, धात्विक चमक नहीं होती, इनके अंदर धात्विक चमक नहीं होती है, पहली खास बात। यानी कि इन्हें चमकीली नहीं होगी। जब चमकीली नहीं हुई तो इसका कुछ अपवाद है। एक वस्तु, एक अधातु है जो चमकती है, अपवाद के रूप में आप सुन लो बेटा, आयोडीन। क्या होगी, इसका एक अपवाद है आयोडीन। प्रश्न यहाँ से बनेगा बेटा, है ना, प्रश्न यहाँ से आपकी परीक्षा में बनेगा। तो इसका जवाब क्या हुआ, आयोडीन हुआ। अब मैं आगे बात करूं बेटे आपसे, मैंने कहा कि इसका कोई रंग नहीं होगा, या विभिन्न रंग की होती है, प्रकाश का परावर्तन नहीं करेगी, प्रकाश का परावर्तन नहीं करेगी। अब देखिए ध्यान से, जब प्रकाश का परावर्तन नहीं करेगी तो यह विभिन्न रंग की होगी, विभिन्न रंगों की होगी। और खास बात क्या है क्वालिटी इसकी, अब देखो, और अगर हम इसमें बात करें, ध्वनिक और आघात वर्धिनी नहीं होती। जैसे इसमें आघात वर्धिनीता नहीं पाई जाती है, इसको पीट करके चादर नहीं बनाया जा सकता है, और इसका ध्वनिक नहीं होती। यदि इसे किसी वस्तु से टकराया जाए तो इसमें ध्वनियां उत्पन्न नहीं होती। लिखो, ध्वनिक तथा आघात वर्धिनी नहीं होती, ध्वनिक तथा आघात वर्धनीय नहीं होती है। ध्वनिक तथा आघातवर्धनी नहीं होगी। दूसरी बात है बेटे, दूसरी बात क्या होगी, अगली इम्पॉर्टेंट, कि सभी धातुएं कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में होती हैं। सभी अधातु गैसीय,
कमरे के ताप पर सभी अधातु कमरे के ताप पर सभी अधातु कमरे के ताप पर कैसी होंगी? गैसीय अवस्था में होंगी। कमरे के ताप पर कैसी है भैया? गैसीय अवस्था में है। आगे देखो, बात करते हैं हम किन की। आगे हम बात करने वाले हैं, यह भंगुर प्रकृति की होती हैं। मैंने धातुओं को बताया कि इनको पीट करके चौड़ा या लंबा किया गया, लेकिन इनको पीट नहीं किया, पीटा नहीं जा सकता, यानी कि यह भंगुर प्रकृति की होगी, भंगुर हो जाएगी। यह कैसी है भैया? भंगुर प्रकृति की होगी। यह भंगुर प्रकृति की होगी। आगे मैं बात करूं किनकी भैया? आगे मैं बात करता हूं और इनकी कुछ विशेषताओं के बारे में। जैसे मैं और इनकी कुछ विशेषता की बात करूं तो आपने नाम सुना होगा या कुछ विशेषता सुने होंगे। इनका द्रव्यमान घनत्व तो कम होगा, तो धातु की तुलना में गलनांक क्वथनांक बिंदु भी कम होगा, है ना। गलनांक क्वथनांक बिंदु कम, गलनांक एवं क्वथनांक बिंदु कम होगा। आगे गलनांक एवं क्वथनांक बिंदु तो कम हो गया। अब देखो, द्रव्यमान घनत्व भी इनका क्या होगा बेटे? कम होगा। द्रव्यमान घनत्व भी द्रव्यमान का घनत्व भी क्या है भैया? कम हो गया। आगे हम बात करते हैं किनकी? आगे हम बात करेंगे उपधातु की। किसकी बात करेंगे? उपधातु की बात करेंगे। जरा ध्यान से सुनना बाबू, उपधातु की। मेटेलॉयड, मेटेलॉयड की बात करें हम, जब भी हम मेटेलॉयड की बात करेंगे बेटे, तो मेटेलॉयड की भी तो अपनी कुछ खास विशेषताएं होंगी। तो मेटेलॉयड की खास विशेषता ऐसे तत्व जो धातु और अधातु के बीच की गुणों को दर्शाते हों, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटे? उन्हें हम कहते हैं उपधातु। क्या कहेंगे? उपधातु कहते हैं। जो अधातु और धातु के गुण को दर्शाएं, अधातु और धातु के गुण को दर्शाएं। पहली बात। दूसरी बात, धातु एवं अधातु के गुणों को दर्शाने के साथ साथ इनके अंदर विद्युत का चालन कम मात्रा में होगा। विद्युत का चालन कम मात्रा में होगा। कम मात्रा में होगा। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं, इनका उपयोग हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में करते हैं। कहाँ कर रहे हैं बेटे? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में।
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में हम इनका उपयोग करते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरान इत्यादि, है ना। सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन इत्यादि का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। तो ये हुई धातु, अधातु एवं उपधातु की बातें। आप लोग सभी लोग जान रहे होंगे कि जो धातुएं हैं अभी तक कुल कितनी तत्वों की खोज की गई, तो पीरियोडिक टेबल में अभी तक 118 तत्वों की खोज की गई है, जिसमें से आप जानते होंगे 98 तत्व प्राकृतिक हैं, जबकि 20 तत्व क्या हैं बेटा, यह मानव मेड हैं, कृत्रिम हैं। और सभी तत्व ठोस होते हैं, जैसे आप पारा का, ब्रोमीन का नाम जानते हैं, तो यह ठोस तत्व नहीं होते बल्कि लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो बस आज इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।